चैप्टर 9 और चैप्टर 10। 9 तो आपको रट चुका होगा, तभी तो कह रहा हूँ। पहले पढ़ा, फिर जुम्मा पढ़ा, और जुम्मा पढ़ते साथ साथ आपके दिमाग में 9 भी चल रहा होगा, 10 भी चल रहा होगा। सबसे ज़्यादा ख्याल नमाज के टाइम पे आते हैं। हाँ जी, फिर आवाज़, अब आवाज़ पीछे नहीं आ रही ना, एम्पलीफायर में आवाज़ अब आई है। अच्छा जी, चैप्टर 9 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 में दो बातें ज़रा पहले सुन लें गौर से। जो आसान सवाल है, क्रैमिंग बेस्ड सवाल है चैप्टर नंबर 9 में से, वो तो ये है कि जनाब बताएं व्हाट इज़ ऑर्डिनरी डैमेज, व्हाट इज़ स्पेशल डैमेज, दोनों में क्या फ़र्क है, और जो डैमेजेस के रूल्स लिखे हुए हैं चैप्टर में, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो आए कि आप 2-4 दफ़ा पूछ चुका है, वो आए कि आप 2-4 दफ़ा टेस्ट कर चुका है। ये चैप्टर इंडिविजुअल तो इम्पॉर्टेंट है ही है, मगर कंबाइन होके ये सुपर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और ये चैप्टर कंबाइन किसके साथ होता है? नॉर्मली परफॉर्मेंस के एरिया के साथ। और परफॉर्मेंस के हमारे पास 2 एरियाज़ हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। अक्सर सवालों में क्या होता है कि आई कैप बस रिक्वायरमेंट में ना एक लाइन ऐड कर देगा, बताएं लाइबल कौन होगा या किसको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, कितनी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो वो जो लाइबिलिटी की पेमेंट की बात है, वो आप 9 को टच किए बगैर नहीं निकाल सकते। तो जब भी आप 9 को तैयार करें, इंडिविजुअल तैयार करने के बाद आपने हमेशा इसको 6-7 के साथ रख के भी तैयार करना है। तो ये एक प्री कंडीशन है जो कि आपने हमेशा फॉलो करनी है। शुरू करते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है चैप्टर नंबर 9 में से, वो तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से हैं, ज़रा पढ़िएगा। क्वेश्चन 1 क्या है? स्प्रिंग 12 का। शू क्वेश्चन 1 ये कहता है कि जनाब रूल्स बता दें फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज। तो आपने कुछ सोचना नहीं है, जो किताब में 5-4 बातें लिखी हुई हैं रूल्स चैप्टर के एंड पे, वो आपने उठा के एज इट इज़ प्रोड्यूस कर देनी है। क्या क्या लिखा हुआ है? डैमेजेस जो है उसकी जो नीयत होती है, दूसरे बंदे को एहसास दिलाना होता है। कोशिश करेंगे कि डैमेजेस कम से कम चार्ज हों, और बढ़ के आए हैं ना, कुछ वाली बात वहाँ पे लिखी हुई है। और सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी, फिर आता है स्पेशल, फिर आता है रिमोट, फिर आता है पेनल्टी। उसके नीचे देखें ज़रा, मिटिगेशन वाली बातें, वो तो 4-5 बातों की लिस्ट आ रही है, वो आपने उठा के 5 नंबर के लिए एज इट इज़ प्रोड्यूस कर देनी थी। तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद स्प्रिंग 16 में वो कहता है कि जनाब ऑर्डिनरी में और स्पेशल में मुझे डिफरेंस बता दें। तो एक तरफ आपने लेफ़्ट साइड पे ऑर्डिनरी बता दिया, राइट साइड पे स्पेशल बता दिया, और दोनों की आपने एक एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही वो कहता है कि रूल्स भी बता दें कि कैसे कैसे ये अवॉर्ड किए जाएंगे, वो भी किताब में मेंशन है। तो क्रैमिंग बेस्ड अभी तक अटेम्प्ट के चेंज होने के बाद या किताब के बार बार चेंज होने के बाद जो जितना सिलेबस है उसमें यही दो ही सवाल हैं जो रट्टे वाले हैं। अब अगर मैं आगे आता हूँ तो मेरे पास मज़ीद 2 सवाल और आएंगे, एक सलीम, एक सरिया ट्रेडर्स, और उसके बाद एक नोट आएगा आपके लिए। वो नोट ये है, ज़रा पढ़िएगा। जो इसको प्योर लॉजिकल सवाल है वो अगेन 6 और 7 के बाद ही हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 6-7 की इम्प्लीकेशंस हैं। और आपको पता है जो कल का सेशन है वो एक एक्सटेंडेड सेशन है, देखा होगा आप लोगों ने टाइम टेबल के अंदर। उसको इसीलिए एक्सटेंडेड रखा गया है कि उसमें 6-7 भी होगा और इसके साथ उसको हम कंबाइन करके भी देख रहे होंगे।
पीछे आता हूँ वापस, तो हमारे पास एक सवाल ये आता है सलीम वाला। अच्छा, अब इसको करने से पहले जस्ट टू आस्क, ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज का डिफरेंस तो पता है ना? ऑर्डिनरी डैमेज के लिए क्या कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है? स्पेशल के लिए उसको बताना पड़ता है। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा हमेशा मिल सकता है? ऑर्डिनरी। अब ये सवाल पढ़े ज़रा, स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। Salim entered into a contract for the purchase of 5 vehicles from Phony Limited, which were to be delivered in the month of January. February. Salim also entered into another contract. उसने पीछे से गाड़ियाँ परचेज करके आगे गाड़ियाँ सेल करनी थी। तो सप्लायर इसका कौन है? फोनी लिमिटेड। और इसका आगे बायर कौन है? जब्बार लिमिटेड। सप्लायर ने टाइम पे व्हीकल्स को डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से इसको मार्केट से 2 मिलियन मज़ीद महंगी गाड़ियां परचेज करनी पड़ी और उसने आगे जब्बार लिमिटेड को सप्लाई की। डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये क्या बनता है? ऑर्डिनरी डैमेज। तो सवाल ने वो अमाउंट आपको निकाल कर दे दी, कितनी है? 2 मिलियन। सलीम ऑल्सो हैड टू पे कंपनसेशन ऑफ 0.6 मिलियन टू JL ड्यू टू डिले इन सप्लाई। अब ये जो कंपनसेशन है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? स्पेशल डैमेज। अगर हम इसका सोल्यूशन देखें ICAP का और उसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें, कमेंट्स ये कहते हैं कि जनाब जस्ट 13% बच्चों ने इसको अलग अलग कैटेगराइज किया था और बाकियों ने इसको 2.6 मिलियन का एक ही डैमेज काउंट करके लिखा हुआ था कि जनाब 2.6 मिलियन पेएबल होगा। हालांकि पेएबल कितना है? 0.6 कब पेएबल होता? जब ये एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बता दिया जाता कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया, लेट सप्लाई किया या मुझे नुकसान हुआ तो मैं ये नुकसान भी किससे लूँगा? तुमसे। एम आई क्लियर ऑन दिस? सवाल रीड कीजिएगा, इसको चेक कर यार। हेलो, हेलो, तकरीबन सेम सवाल, मगर एक फ़र्क है, इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया है पेनल्टी का। वहाँ पे पेनल्टी का वर्ड नहीं था तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या अज्यूम कर लिया था? स्पेशल डैमेज। बट यहाँ पे वो वर्ड ले आया है पेनल्टी का। जो डिफरेंस अमाउंट इसने पे की है 50,000 रुपये की, वो आप कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे? वो तो पेनल्टी है। अच्छा, व्हाट वुड बी योर आंसर? स्टार्ट करते शुरू से। सरिया ट्रेडर्स एग्रीड टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल्स टू ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन 10 सितंबर ताकि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बन सके। हाउएवर ऑन ड्यू डेट ST फेल्ड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस। What would be your answer if KC had to procure building material from another supplier at a price higher than the price agreed with ST? Higher than the price agreed with ST, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम है और मार्केट प्राइस, तो वो डिफरेंस क्या होगा? ऑर्डिनरी डैमेज। तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड ऑल्सो हैड टू पे पेनल्टी ऑफ ₹50,000। ये पेनल्टी मिलती है या नहीं मिलती? अगर तो पेनल्टी की देखें, एक टर्म पेनल्टी कब काउंट होती है? जब आप फॉर्मेशन के टाइम पे ही बता देते हैं कि अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुमसे इतना हर्जाना, ये हर्जाना है, लूँगा। दिस इज़ नॉट स्पेशल डैमेज। पेनल्टी के लिए बस हमें एक चीज़ पे गौर करना होता है कि ये अमाउंट एग्जैजरेटेड तो नहीं है।
बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और कम है या ज़्यादा है इसका फ़ैसला आप लोग करते हैं या कोड करती है? कोड करती है। कोड इस अमाउंट को कम कर सकती है मगर बढ़ा नहीं सकती। तो ये जो ऊपर का डिफरेंस है ये तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये 50 अगर तो कोड इसको रीज़नेबल कहती है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो चैप्टर 9 इज 90% डन, और बाकी का अलॉन्ग विद 6 and 7। अब आ जाए 10 के ऊपर। 10 क्या है? एजेंसी। अच्छा, एजेंसी के साथ ना एक अपने यतीमों वाला सलूक किया हुआ है। अगर आप असल लॉ देखें, या अगर आपने कभी MC खुचल की बुक यूज़ की हो, कभी किसी ने की है? जो असल लॉ है MC खुचल, किसी ने कभी खोल कर देखा हो? कभी नाम सुना हो? नाम सुना होगा। एजेंसी असल लॉ के अंदर बहुत हैवी टॉपिक है, मगर ICAP की किताब ने उसके साथ यतीमों वाला सलूक किया। उसकी समरी की भी समरी, उसकी भी समरी और उसकी भी समरी बना के पेश किया हुआ। इट इज़ नॉट मोर देन 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग, जो असल कानून है उसका ये 10% भी नहीं है एजेंसी। पहले किसी टाइम पे इसमें चीज़ें ज़्यादा टेस्ट हुआ करती थी, जब सिलेबस में इसका ज़रा स्कोप ब्रॉडर था, जब तक न्यू स्कीम नहीं आई थी। मैं बात कर रहा हूँ 2022 से पहले। जैसे ही 22 की स्कीम आई और C लॉ B लॉ आपस में अलग अलग हो गए, ICAP ने उसको बहुत ही कम कर दिया। तो इसके अक्सर सवाल अब हमारे लिए इस्तेमाल शुदा नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही अब मौजूद किताब में मौजूद नहीं। तो अब अगर मैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल देखूंगा तो वो मासूम एक ही बचता है। पढ़िए, अथॉरिटी इन, ये आपने लिखना था गालिबन 4 नंबर के लिए। किताब से ज़रा पढ़े, इसका आंसर क्या बनता है? तो वही लाइनें 2 नंबर के लिए आ जाए, 3 के लिए आ जाए, 4 के लिए आ जाए। अगर 4 के लिए आ जाए तो 7 नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल ऐड कर दे, तो वो 2 से 4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या? अगर नहीं लिखते तब भी कोई मसला नहीं है। नहीं कटेंगे नहीं, क्योंकि उसने डिमांड नहीं किया। मगर बेहतर ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट बहुत ही छोटा है तो उसमें एग्जाम्पल एक आधी ऐड कर दिया करें। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके केस 2। सवाल पढ़े, टाइप 2। क्या वो नहीं चल रहा ना? सवाल को रीड कीजिएगा। आपने मुझे बताना है कि क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। मैं ज़रा 1 बाय 1 आपसे पहले पूछना चाहूँगा इस केस में। सर पानी का कहना है। हाँ जी, बहराम एम्प्लॉयड तहसीन टू सेल हिज कार टू असद फॉर ₹5 लाख। यानी कि बहराम ने तहसीन को अपॉइंट किया है। बहराम को मैं प्रिंसिपल कहूँगा, तहसीन को मैं उसका एजेंट कहूँगा, असद को मैं थर्ड पार्टी कह सकता हूँ। गाड़ी बेचनी है, कितने की बेचनी है? ये तो एक काम है। तो पहला काम गाड़ी बेचना, दूसरा काम गाड़ी बेच के 5 लाख रुपया लेना, हासिल करना है। पहले अपने हाथ में तो लाए, जब ऐसे हाथ में आ जाएं तो वो पैसे 5 लाख इन्वेस्ट करना। कहाँ पे करना? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। मगर जो एजेंट था वो ज़रा ओवर एफिशिएंट था। उसने क्या किया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो 4 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर दी, जो लाख रुपया बच गया उसने ब्लू चिप कंपनी में डाल दिया, ये सोचते हुए कि रिटर्न क्या मिलेगा? हाई रिटर्न मिलेगा। मगर क्या हुआ? बेचारे का 50,000 रुपया डूब गया।
बताइए, डिस्क्राइब करें तहसीन के क्या राइट्स हैं और क्या उसकी ऑब्लिगेशन है। पहले ज़रा राइट्स की बात कर लेते हैं। राइट्स किसे कहते हैं? राइट्स क्या होते हैं? हक। प्रिंसिपल ने कहा था गाड़ी बेचो, उसने गाड़ी बेची है, तो गाड़ी बेचने के पैसे मिलेंगे उसको। प्रिंसिपल ने कहा था गाड़ी 5 लाख की बेचनी है, इसने कितने की बेची है? वो वाला काम फॉलो किया है, उसके पैसे मिल जाएंगे। प्रिंसिपल ने कहा था 5 लाख रुपया हासिल करके इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सारा का सारा। इसने 80% इन्वेस्ट किया है और 20% इन्वेस्ट नहीं किया, यानी कि 80% सही काम किया, तो 80% के पैसे मिल जाएंगे बेचारे को। अच्छा जी, 20% का इसने काम गलत किया, ये पैसे क्लेम कर सकता है? 20% वाले नहीं, ये क्लेम नहीं करेगा। और जो उसने काम गलत किया है उससे प्रिंसिपल को क्या हो गया है? नुकसान। अब आए इसकी ऑब्लिगेशन की तरफ। पहली ऑब्लिगेशन, ये जो नुकसान हुआ है 50,000 रुपये का, अब ये कौन बर्दाश्त करेगा? वो तहसीन, वो एजेंट बर्दाश्त करेगा। क्यों बर्दाश्त करेगा? क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया। तो एक तो ऑब्लिगेशन होगी कि ये 50,000 रुपया बर्दाश्त करेगा। दूसरी ऑब्लिगेशन क्या होगी बताएं? दूसरी ऑब्लिगेशन बता दें मुझे। ऑब्लिगेशन पूछ रहा हूँ, राइट नहीं पूछ रहा। दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है? ठीक है, जो लाख रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए था, जो कि इन्वेस्ट नहीं हुआ, उस पर जो प्रॉफिट बनना चाहिए था, जो कि उसको नहीं मिला, वो कौन बर्दाश्त करेगा? अब तीसरी बता दें। एक और भी है, एक हिडन है। सोचें 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 सोचें। ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। हाँ जी, ऑब्लिगेशन। ये चेहरे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। चलें ये बताएं, नुकसान अदा करने से क्या जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं? इसने 50,000 रुपया लॉस तो दे दिया, मगर अभी भी वो लाख रुपया कहाँ पे है? उसी कंपनी में लगा हुआ है। तो तीसरी ऑब्लिगेशन ये है कि फ्यूचर में नुकसान होने से बेहतर है कि ये पैसे अब कहाँ से निकाले और कहाँ पे डाल दे। ये है इसकी तीसरी ऑब्लिगेशन। पहली क्या थी? 50,000। दूसरी क्या थी? जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो। और तीसरी क्या थी? कि पैसे जो उसने इन्वेस्ट किए हैं गलत जगह पे, वो वहाँ से विड्रॉ करे और असल जगह पे। एक सवाल है किताब में, मैंने उसको यहाँ पे शायद नहीं रखा या रखा है। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको नोट कर लें। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 3B। मैं आता हूँ। पहले ये नोट कर लें, ये सवाल इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कर रहा है। ऑटम 14 का क्वेश्चन नंबर 3B लिख लें, अटेम्प्ट का रेफरेंस नोट कर लें। जिस तरह भी आपने ये वाला सवाल किया ना, तहसीन वाला, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बेस कर रहा है। एक बंदे को शादी की वजह से अपनी दुकान किसी को दे के बाहर जाना पड़ रहा है, और जिसको दुकान दे के गया है उसने अपनी पसंद की बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। बताएं वो कहाँ तक लायबल है, कहाँ तक लायबल नहीं है। तो ये आपने इसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ ऐसे ही सोच के लिखने हैं। लिख लेंगे? अच्छा जी, वापस आते हैं। आप लोगों ने एजेंसी में एस्टॉपल का रूल पढ़ा? आज पढ़ लिया? अब ये सवाल देखें।
जी क्या कहते हैं आप लोग? क्या एजेंसी बाय एस्टॉपल क्रिएट हुई है? एक बंदा मुस्कुरा गया जिससे दूसरी पार्टी ने इम्प्लाइडली ये समझ लिया कि ये क्या कर रहा है, हाँ में जवाब दे रहा है। देखें, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में डिफरेंस क्या था? इम्प्लाइड क्या होता है? थ्रू एक्शंस। तो सर का हिलाना, हंसना, मुस्कुराना, आंखों का इशारा, ये किस में जाएगा? इम्प्लाइड में। तो एक बंदे ने रिप्रेजेंट किया कि मैं इसका एजेंट हूँ, तो दूसरे बंदे को क्या करना चाहिए था? फौरन से डिनाई करना चाहिए था, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन ही ना आती। उस भाई साहब ने डिनाई नहीं किया, मगर क्या कर दिया? मुस्कुरा दिया, जिससे इम्प्लाइड शक ये हुआ कि ये क्या दे रहा है? अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो अब क्या ये लायबल होगा? ये 100% लायबल होगा। आपके पास जी जी बिल्कुल। ये सवाल लिखिएगा, हमारा आज का आखिरी सवाल है। सवाल लिखिएगा, इसको डिस्कस करते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, ज़्यादा टाइम नहीं है आज। 3:10 हुए हैं। कल का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6, 7 और 9। इसमें तो कुछ भी नहीं था, सेम टाइम नहीं है, बस एंडिंग टाइम बढ़ जाएगा। इस एक सवाल में ना 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से लिखिएगा। कैप्चर हो रहा है उधर सर? ये कैप्चर हो रहा है? मैंने हिंट दे दिया सामने बोर्ड पे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 का भी है। यस यस यस, नंबर 5 है, नंबर 5 है।
तब तो लिखवा रहा हूँ आपसे। सवाल आपसे वो लिखवाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इन शॉर्ट, जब आप घर में भी रिवाइज कर रहे हो तो जो सवाल क्लास में करवा रहा हूँ कम से कम वो सवाल आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करके जाने हैं। आपके पास 3 मिनट और है। हो गया? दो तो पहले भी दिए थे। दस,
चले यार बस कर दे, हो गया। चले जी, शुएब जिसकी उम्र क्या है 15 साल, तो ये कौन होगा? किसका बेटा है? इजाज़ मुनसिफ, जो कि कौन है? बिलियनर। पिछले महीने शुएब भाई ने अपने फादर की गाड़ी को ड्राइव किया और एक एग्जीबिशन में पहुंच गए जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान। क्या एक माइनर को गाड़ी चलानी चाहिए? तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ये माइनर जो है वो गाड़ी चला के गया, लिखना नहीं वैसे बता रहा हूँ। एट द एग्जीबिशन ही सॉ अ विंटेज गाड़ी एंड, अच्छा एक चीज़ और सुन लें, अगर सवाल आई कैब में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हो जो आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, जिस तरह विंटेज, मर्सिडीज़ बेंज, अगर आपको ज़िंदगी में कभी नाम ना सुना हो तो ये बस आइडिया होना चाहिए कि हो क्या रहा है, सवाल में क्या हो रहा है। इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की विद द सेलर, उसने कहा कि मैं क्या खरीदूंगा? एक गाड़ी। जिस टाइम पे ये बात हो रही है इसके फादर को नहीं पता, इसके फादर को नहीं पता। जो सेलर था उसको पता था कि ये किसका बेटा है? बिलियनियर का। उसने कहा मसला ही कोई नहीं है, मैं गाड़ी बेच देता हूँ और पैसे ले लूँगा। सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट ऑफ द कार बट शुएब रिफ्यूज टू पे। सेलर ने कहा गाड़ी के पैसे दो, माइनर ने कहा चलो भाग जाओ यहाँ से, तू कौन थे मैं कौन, कोई पैसे नहीं, भज जाए तो। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर फुल पेमेंट बाय इजाज़ मुनसिफ। वो चला गया उसके फादर के पास, उसने कहा सर जी वो आपके बच्चे ने गाड़ी ले ली है तो उसके पैसे तो दे दें, जिसका उसके फादर को पता ही नहीं। बताएं क्या सेलर रिकवर कर पाएगा या नहीं? एकदम से नो नहीं कह देना, कहना नो ही है मगर तरीके से कहना है। देखें शुएब कौन है? इजाज़ भाई कौन है? इसके फादर। क्या इसके फादर के थ्रू एजेंसी बाय एस्टॉपल क्रिएट हुई है? क्यों? क्योंकि उसने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, उस बेचारे को तो भनक भी नहीं कि उसका बेटा क्या करके आ गया। तो चूंकि कोई एजेंसी बाय एस्टॉपल नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो फादर हैं इज नॉट, ये लायबल नहीं है। ठीक है, अब एक बंदा माइनर को एक चीज़ सप्लाई कर रहा है, क्या ये गाड़ी नेसेसिटी है? अगर नेसेसिटी होती, चले फर्ज करें इस सवाल में गाड़ी ना हो, जैकेट हो, कंबल हो, रज़ाई हो, खाने पीने का सामान हो, तो फिर इसको हम नेसेसिटी में काउंट कर सकते थे। और अगर एक बंदा सप्लाई कर रहा है उसको नेसेसिटी, तो वो तो रिकवरी कर सकता है थ्रू कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, बट इस केस में वो नेसेसिटी नहीं है। अच्छा, यानी कि इसको भी मैं क्रॉस कर दूं, नेसेसिटी आइटम नहीं है। अब क्या ये गाड़ी उसके बच्चे के पास ही रहेगी? वो पैसे मांग रहा है, पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, गाड़ी वापस जाएगी। अगर पैसे नहीं मिल रहे तो गाड़ी वापस जाएगी। रेस्टिट्यूशन का कभी नाम सुना? क्या होता है रेस्टिट्यूशन? रिस्टोरिंग ऑफ बेनिफिट्स। पार्टीज उसी पोजीशन में वापस आती हैं जहां पे वो पहले खड़ी हो रही थी। और एक माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या है? वॉइड। तो ये सारी बातें आपने लिखनी थी। आप किस किस ने सारी बातें लिखी हैं? नेसेसिटी वाला पॉइंट लिखा है? ये किसने नहीं लिखा? किसने लिखा है? नेसेसिटी वाला पॉइंट किसने लिखा है? गुड, इसलिए सवाल लिखवाया था ताकि आपको जहन में रहे। अब हो सकता है कि आप एक सवाल बनाए जिसमें गाड़ी को रिप्लेस कर दे एक नेसेसिटी आइटम के साथ। उस केस में कुज़ाई बन जाएगा और ये चीज़ रिकवर की जाएगी, ये पैसे रिकवर किए जाएंगे किससे? प्रॉपर्टी में से। और कौन सी प्राइस? मार्केट प्राइस। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो जितनी वैल्यू है प्रॉपर्टी में सिर्फ उतना ही रिकवर किया जाएगा, उसके ऊपर रिकवर नहीं किया जाएगा। डन? हाँ जी,
उसके अलावा तो आप चल नहीं सकते कि उसको लायबल कब नहीं है उसका फादर, उसी वक्त होगा ना जब कोई एजेंसी नहीं होगी, तो उसके बिना आप उसको साबित नहीं कर सकते। डन। हाँ, रिक्वायरमेंट में ये पूछ रहा है डिस्कस करें वेदर द सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग, क्या सेलर पैसे वापस ले पाएगा। तो उसी वक्त रिकवर करवाएगा ना जब इसने एस्टॉबल बनाया होता, नहीं बनाया, उस वक्त रिकवर करवा सकता जब ये नेसेसिटी आइटम होती नहीं है। क्या? हाँ, ये वाला पॉइंट भी है सच। अगर ये दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उसको मेजर के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं, मगर यहाँ पे इकट्ठे काम हो रहा है नहीं, तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। डन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज की क्लास यहाँ तक, सुकून के साथ घर जाएं, चिल करें, कल तैयार होके आइएगा। हम लोगों ने 6, 7 और 9 के ऊपर अच्छी खासी डिबेट करनी है। कल अपने रिक्शे वालों को, गाड़ी वालों को, वैगन वालों को 4:30 बजे से पहले का टाइम दे के ना आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।